एपिसोड की शुरुआत में समंदर के किनारे पर एक लड़की पड़ी होती है और जिसके बाद यहाँ पर यूजू आती है और वो कहती है क्या तुम ठीक हो। और तभी वो लड़की खड़ी होती है और तेजी से यूजू के पीछे भागने लगती है और यूजू भी काफ़ी डर जाती है। तभी अचानक वो लड़की नीचे गिर जाती है और यूजू कहती है क्या तुम बीमार हो या कुछ और। लड़की कहती है कि नहीं, वो एक शिप फ्रेक्ड है, यानी कि किसी शिप में से बच के आई है जो कि डूब गया था समंदर में और वो किसी तरह से तैरते वैरते यहाँ पर आई है। और तभी यूजू अपना मांजू निकाल के उसे देती है और कहती है तुम ये ले लो, मुझे अभी नहीं चाहिए, ये सिर्फ एक ही है। तब वो लड़की कहती है मैं तो एक मरमेड हूँ और मैं अपने दोस्तों को खोज रही हूँ, मैं उनसे जुदा हो गई थी। और यूजू कहती है ये तो अच्छी बात है, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारे दोस्तों को ढूंढने में। और वो उन्हें खोजने के लिए लग जाती है। हालांकि ये थोड़ी सी हैरान थी और फिर वो लड़की यूजू की पूंछ पकड़ लेती है। यूजू अजीब रिएक्शन देती है और तब वो लड़की कहती है ये क्या है। यूजू कहती है ये मेरी पूंछ है। और वो लड़की कहती है ये किस काम आती है। यूजू कहती है मुझे भी नहीं पता है। वो लड़की कहती है सॉरी तुमसे ऐसा सवाल करने के लिए। और यूजू फिर से कहती है मरमेड्स आप कहाँ पर हो। और ये कहती है कि मैंने तुमसे फिर से मरमेड के बारे में झूठ बोला था, असल में मेरे कोई भी दोस्त नहीं है, सब मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं एक लायर हूँ और ये सब कुछ मेरी मॉम के ऊपर काम नहीं करता है और मेरे फादर भी वर्कर हॉलिक है। स्कूल में भी मुझसे कोई बात नहीं किया करता था क्योंकि मैं झूठ बोलती थी और जब मैंने झूठ बोलना बंद किया तो फिर रियलिटी काफ़ी बोरिंग थी। और यूजू कहती है कि वो इनमें अटेंडेंट के तौर पे काम करती है एंड उसके पास रोज़ हर प्रकार के गेस्ट आते हैं और वो काफ़ी खुश होती है। वो लड़की कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पसंद की जॉब मिली है। यूजू कहती है कि क्या तुम्हें किसी चीज़ या कुछ और में इंटरेस्ट है। तब वो लड़की कहती है कि मुझे बचपन में वो बुक पसंद थी जिसमें पिक्चर हुआ करती थी एंड वो यूजू का एक ड्राइंग बनाती है एंड कहती है कि मुझे ड्राइंग भी पसंद है, मैं उसमें इतनी अच्छी नहीं हूँ कि मैं एक पेंटर या कुछ और बन सकूँ। मैं रोज़ स्कूल जाती थी, फिर मैं बड़ी हुई और काम करने लगी, फिर रोज़ बरोज़ ऐसा ही होता रहा। सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए, मैं चलती हूँ। यूजू उसका हाथ पकड़ती है एंड कहती है कि तुमने मुझे परेशान नहीं किया, तुमने मुझे मेरा मांजू वापस दिया। परेशान करने का मतलब ये होता है कि तुम किसी से कोई चीज़ ले लेते हो या फिर उन्हें झूठ बोल के हर्ट करते हो। मैं सिर्फ एक ही दिन में शिप फाइंडर से मिली, फिर मरमेड से मिली और तुमसे भी। तुम्हारी कहानियाँ सच में मज़ेदार है। डल रियलिटी में आपके पास कुछ सवालों के जवाब होते हैं, लेकिन फैंटेसी और डे ड्रीम भी इस रियलिटी का एक हिस्सा है। आई विश कि मेरे पास भी तुम जैसा कोई होता। यूजू कहती है कि ज़रूर तुम्हारे पास होगा जो कि तुम्हारी स्टोरीज सुनना पसंद करेगा। जैसे कि मुझे नहीं पता है कि फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है जब तक मैं कोनोहानाताई में बाकी लोगों से नहीं मिली थी। तुम ज़रूर से अपनी स्टोरीज को दूसरे लोगों तक पहुंचाना। और यहाँ पर वो गायब होने लगती है और तब एक लड़की इसे उठा रही होती है एंड तब ये खड़ी होकर कहती है तुम हो कौन। और वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ जो कि तुम्हारे पास बैठती है एंड ये कहती है हाँ मुझे याद आया। एंड चश्मिश लड़की कहती है कि मैंने देखा कि तुम अपने स्कूल से निकल गई थी घर की तरफ एंड फिर यहाँ पे। और फिर ये लड़की कहती है हाँ मैंने उड़ने वाली मछली देखी थी, मैंने सोचा कि मैं उसे पकड़ लूँ और गिर गई। तभी ये लड़की हंसने लगती है एंड कहती है ये हिलियोरियस था लेकिन मज़ेदार था। और तब इसे अपने यूजू की बात याद आती है। जाते हुए ये लड़की कहती है कि मैंने एक सपना देखा था और वो बताने लगती है। जिसके बाद एक और सीन में एक बच्चा यहाँ वहाँ घूम रहा था। तब अपनी यूजू कहती है ये कौन है। और सात्सुकी बताती है कि कई बार लोग भटकते हुए इस वर्ल्ड में आ जाते हैं और बिना किसी को पता लगे आते जाते रहते हैं।
और तभी वो बच्चा अपनी साकुरा की पूंछ पकड़ लेता है और साकुरा चिल्लाती है। तभी नात्सुमे उसके सर पे जोर से पंच करती है एंड कहती है, क्या ये गेस्ट का बच्चा था और तुम्हें गर्ल्स को परेशान नहीं करना चाहिए। तब सात्सुकी कहती है कि अगर ये गेस्ट का बच्चा होता तो मैंने कब का तुम्हें रोक लिया होता। वो बच्चा कहता है कि मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ और तब नात्सुमी कहती है कि ये साकुरा की जॉब है, वो तुम जैसी रिच नहीं है जिससे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो बच्चा कहता है कि मैं भी बड़ा होके ग्रेट काम करूँगा और सभी लोग ऐसा ही कहते हैं। और तब नात्सुमी कहती है, कई सारे लोग? मम्मी, तकाहाशी एंड डैड वो कहते हैं कि काइतो तुम बड़े होके सच में ग्रेट काम करोगे। ये जितना काम करती है मैं उससे ज़्यादा लोगों को यूजफुल बनने वाला हूँ। यूजू इसका हाथ पकड़ के कहती है कि कोइतो-सान, ये सच में बुरी बात है कि तुम फ्यूचर में बड़ा काम करने वाले हो और अभी जो काम कर रहा है उसे नीचा दिखा रहे हो। और तब काइतो बात सुन के सॉरी बोलता है और फिर यहाँ से दूर जाता है और कहता है कि फिर हम मिलेंगे। एंड फिर एक आदमी के पास जाता है एंड उसकी तरफ देख के वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो आदमी कहता है कि सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है। फिर से जगता है, उसकी मॉम डैड के साथ वो खेलता है और उसके डैड उसके पीछे ही होते हैं। तब उसकी मॉम कहती है कि काइतो तुम काफ़ी बड़े हो गए हो। और तब उसके डैड भी आते हैं एंड वो भी यही बात करते हैं और रोने लग जाते हैं। तब काइतो कहता है कि डैड आप क्यों रो रहे हो। और तभी तकाहाशी आता है एंड ये उनके पास जाता है। और तब तकाहाशी कहता है कि क्या तुमने अपने मॉम डैड को गुड बाय किया। एंड फिर तकाहाशी इसे लेके यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यूजू काम कर रही थी एंड फिर से वो किसी की आवाज़ सुनती है एंड कहती है, क्या तुमने कुछ खोज लिया। और वहाँ पर काइतो था। ये कहती है, तुम यहाँ पर फिर से। और काइतो कहता है कि मैं घर से भाग गया हूँ। और पास्ट के सीन में एक लड़की कहती है कि वो तुम्हारे रियल मॉम डैड नहीं थे और हमें साथ मिलके ही आगे सबकी मदद करनी है। वो कहता है कि मैं उनका असली बच्चा नहीं था, सो मैं अपने मॉम के पास घर नहीं जा सकता हूँ। फिर से पास्ट के सीन में वो लड़की कहती है कि हम बड़े होके सबकी हेल्प करेंगे और हमें यही करना है। और काइतो कहता है कि चलो ओनिचा यहाँ से भाग जाते हैं। और तब सात्सुकी उसके सर पे चप्पल मारती है और कहती है कि अब तुम मैनिपुलेट भी करने लग गए हो। और कोई तो कहता है कि मैं घर पे वापस नहीं जाऊंगा। और तभी उसी आदमी की आवाज़ आती है कि मैं घर नहीं जाऊंगा। और यहाँ पर वो अपनी रेन के साथ बहस कर रहा होता है कि उसके पास काफ़ी पैसे हैं और तुम्हें कितने चाहिए फॉर हेड ईयर्स। और ये अजीब सा रिएक्शन देती है। तेरी आती है एंड वो कहती है कि तुमने अभी पैसे के बारे में क्या कहा। इस दुनिया में पैसे बस कागज़ का एक टुकड़ा है और तुम्हें घर जाना चाहिए। और वो बंदा कहता है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी आंख खुली तो मैं इस जगह पे था, क्या ये आफ्टर लाइफ नहीं है। और किरी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम अभी भी जिंदा हो और तुम्हें घर जाना चाहिए। ये बंदा कहता है कि थोड़ी तो काइंडनेस दिखाओ। एंड किरी कहती है, मैं वही कह रही हूँ कि तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये बंदा कहता है कि तुमने ऐसे कहा जैसे कि मैंने बस एक जॉब इंटरव्यू को फेल कर दिया है, लेकिन अगर मैं वापस जा भी सकता हूँ तो मैं अपनी पुरानी लाइफ में वापस नहीं जाना चाहता हूँ। तब काइतो कहता है कि मैं भी आपके जैसा हूँ क्योंकि मैं भी घर जाना नहीं चाहता हूँ। एंड फिर वो अपनी पूरी स्टोरी बताता है। तब वो बंदा कहता है कि इसी वजह से तुम घर से भाग गए हो, है ना। और काइतो कहता है कि हाँ, मैं बड़ा होके जो चाहूँ वो बन सकता हूँ और मेरा फ्यूचर पहले से किसी ने ट्रक पर ला दिया है। तब ये बंदा कहता है कि मैंने एक ट्रक ड्राइवर से शुरू किया था और मैं फिर एक छोटी मोटी ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक बन गया। मेरी वाइफ और बच्ची भी काफ़ी कमाल के थे। ज़िंदगी बिल्कुल भी सही नहीं चल रही थी, लेकिन मैंने कोई भी कंप्लेन नहीं की। फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ और चीज़ें ऐसी वैसी हो गई। वैसे भी हम भगवान के हाथों की कठपुतली है और तुम्हारे पास एक अच्छा फ्यूचर है। तुम्हारे पास वो चीज़ें हैं जो कि मेरे पास कभी नहीं थी। काइतो कहता है, लेकिन वो मेरे रियल मॉम डैड नहीं थे, तुम्हारे पास अपनी फैमिली थी। ये बंदा कहता है, तो फिर हम दोनों एक जैसे हैं। मेरी भी रियल फैमिली नहीं थी, मेरी वाइफ की डॉटर ऑलरेडी थी।
वो काफ़ी कोल्ड थी एंड मुझसे डिस्टेंट बनाती थी पहले। पता नहीं यंग लेडीज़ ऐसी क्यों होती है। उससे ये एक्सेप्ट करने में काफ़ी देर हुई कि मैं उसकी फैमिली हूँ। और कोई तो कहता है कि इसी वजह से तुम घर नहीं जाना चाहते हो। ये बंदा कहता है बिल्कुल भी नहीं स्टूपिड, मैंने उसके ऊपर काफ़ी पैसे खर्च किए, ट्यूशन लगाए ताकि वो आर्ट स्कूल या कुछ और कर ले। उसे मैंने अपने बेटे की तरह पाला है और वो अब मुझसे दूर है और वो करना चाहती है वो कर रही है। काय तो कहता है तो फिर आप घर क्यों नहीं जा रहे हैं, वो आपका वेट कर रही होगी। एंड तब ये थोड़ा गुस्सा होता है और कीरी हंसने लगती है और ये बंदा कहता है कि मैं कैसे घर पे जा सकता हूँ एंड कैसे सोच भी सकता हूँ जाने का। मैं उनको खुश रखूँगा, इसके साथ हमने फैमिली बनाई थी लेकिन अब मैं उनके लिए एक बोझ बन गया हूँ। और इस बंदे की वाइफ कह रही होती है कि प्लीज़ डियर वापस आ जाओ। एंड ये बंदा कहता है कि मैंने एज अ फादर और एज अ हस्बैंड काफ़ी अच्छा किया है और इस तरह से मैं अपनी लाइफ को अच्छा कह सकता हूँ और सब ख़त्म कर सकता हूँ। मैंने सही कहा ना फॉक्स लेडी। और तब कीरी कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि हम भगवान के हाथों की कठपुतली है। ये बंदा कहता है कि तुम तो मेरे वाइफ के जैसे बात कर रही हो। कीरी कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी वाइफ की आवाज़ सुन सकती हूँ। उसने तुमसे शादी की जबकि वो जानती थी कि तुम कैसे इंसान हो और सिर्फ तुम्हें ही लग रहा था कि किसी को भी नहीं पता है कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हें खुद को सरेंडर कर देना चाहिए और अपने वाइफ की हाथों की कठपुतली बन जाना चाहिए। तब वो बंदा कहता है अब मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा और यहाँ से जाने लगता है। और वो बंदा जाते हुए कहता है कि शुक्रिया तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए। और बच्चे हम दोनों ने काफ़ी ओल्ड बॉन्ड शेयर किया और वो हंसते हुए गायब हो जाता है। और काइतो तब कहता है कि मैं भी जा रहा हूँ। कीरी कहती है तुम्हें तुम्हारी सिचुएशन अब बेटर लग रही है। और काइतो कहता है कि मुझे अपने फ्यूचर या किसी और चीज़ के बारे में नहीं पता है, लेकिन मुझे हार्ड स्टडी करनी है एंड दूसरों के काम आना है। और वो भी यहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद कुछ टाइम बीतता है और यहाँ पर यूजू और बाकी सब काम कर रहे थे। एंड तभी यूजू कहती है क्या तुम्हें वो लड़का याद है? ये कहती है मुझे याद नहीं है। और तभी काइतो-सान काफ़ी बड़ा होके वापस आता है। वो यूजू को पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम काफ़ी स्लोली ग्रो होते हो। एंड फिर कहता है मुझे जाना होगा। यूजू कहती है काइतो-सान ये तुम हो। और काइतो कहता है कि अब मुझे जाना होगा, डैड जा रहे हैं, बाय बाय। और वो यहाँ से गायब हो जाता है। सात्सुकी कहती है उसने बाय बाय कहा ना कि सी यू अगेन। यूजू कहती है कि शायद उसे वो मिल गया है जिसे वो खोज रहा था और अब काइतो को कोई जगा रहा था। एंड ये वही बंदा था जो कि उससे मिला था। और काइतो असल में एक डॉग था और जिसकी फ़ोटोज़ हम देखते हैं और वो अपने पहले मालिक से जुदा हुआ था और उन्होंने इनके लिए कई सारी फ़ोटोज़ भी रखी थी। तब तकाहाशी बताता है कि जब फर्स्ट टाइम काइतो उनके सेंटर आया था तब वो किसी की हेल्प आ सके ऐसा नहीं था, ना ही अडॉप्ट कर पा रहा था। और वो औरत कहती है कि जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो वो पूरी तरह से अंधे हो गए। एंड जब काइतो आया तो वो काफ़ी खुश रहने लगे। जब से मेरी बेटी दूर हो गई है तब से वो काफ़ी अकेले रहते थे। एंड ये वही लड़की थी जो कि अपने यूजू को एपिसोड के स्टार्ट में मिली थी और वो औरत काइतो को अपना बेटा ही मानती है। फिर ये अंकल और काइतो दोनों ही आगे बढ़ते हैं और इनका बॉन्ड दिखाया जाता है और इसके साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। मुझे पता है कि आपको ये एपिसोड समझ नहीं आया होगा। मेरे पास दो थियरीज़ है। एक कि जहाँ पर यूजू एंड बाकी सब रह रहे हैं वो शायद में आफ्टर लाइफ है, जहाँ पर लोग मर के जाते हैं तभी तो वहाँ पर कैट्स एंड बाकी चीज़ें भी आत्माएं बन के आती है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी अजीब है, जैसे कि आप ओकी को भी देख सकते हैं, वो एक डॉल है यहाँ पर। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये जो यूजू का वर्ल्ड है वो कोई और वर्ल्ड है, यानी कि एक इसेकाई वर्ल्ड जहाँ पर वांडर यानी कि दूसरी दुनिया के लोग आते जाते रहते हैं। और ये दोनों थियरी स्ट्रांगली मुझे ठीक ही लगती है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये थियरी राइट होंगी या कुछ और हो सकता है? मे बी मेरे पास एक और थियरी हो सकती है कि ये
जो हेवन के 7 रेल्म होते हैं उनमें से एक रेल्म है जहाँ पर ये सब रहते हैं। सो तुम क्या सोचते हो, अपनी थियरी कमेंट में बता सकते हो। और हम मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।